नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल बालाजी एजुकेशन में। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर यूपीपी के जो पेपर हुए हैं उसमें से हिंदी का जो है, इसमें 40 प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो हिंदी का है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये किसी भी एग्ज़ाम अगर जहाँ भी हिंदी आता है, जनरल हिंदी आता है जहाँ से, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, चाहे यूपी जेल वार्डन अभी आने वाला ही है, या चाहे टेट का हो या सी टेट का हो, या कोई भी स्टेट पीसीएस भी हो, जहाँ पे मतलब हिंदी आता है तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हिंदी तो एक ही जैसा आता है, कहीं भी हो हिंदी तो एक जैसा ही आएगा उसमें। तो आप लोग इसको बड़ा ध्यान से देखिए और अपने पास एक पेपर और पेन रखिए। उसमें देखिए आपका कितना सही जाता है और कितना गलत जाता है। आपने इसमें से कितना सही किया उसको आप लास्ट में कमेंट में लिखिए। और अगर आपका 30 प्लस अगर सही जा रहा है, 30 से 35 के बीच में है तो ठीक है, आपको थोड़े मेहनत की और ज़रूरत है। अगर आपका 35 से प्लस है तो आपका गुड कैटेगरी में आएगा, जो मतलब अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए आप किस कैटेगरी में आते हैं। और अगर आपका 30 भी नहीं हो पा रहा है तो आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। आप बढ़िया से पूरा पढ़िए, उसके बाद में ही देखिए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कीजिए प्लीज़। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो को जो मैंने अपलोड किया था जीके जीएस का, उसको बहुत ही प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। बहुत लोगों ने लाइक किया उसको। ठीक है, तो इसको भी आप कैसा है आपका राय उसके बारे में आप कमेंट कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, अब देर नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है। तो इसमें कौन सा त्रुटिपूर्ण है? घृत का घी होता है, यही पहला ही त्रुटिपूर्ण है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें घृत का पी भी होता है क्योंकि पर्यायवाची में भी दे दिया है। ऊट का उष्ट्र होता है। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा त्रुटिपूर्ण, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। इसमें भी त्रुटिपूर्ण ही ढूंढना है। तो इसमें है ये पर्यक पटरी। गोमय का तो गोबर होता है, क्षीर का खीर होता है, सपत्नी का सौत होता है, लेकिन ये नहीं होता है, पर्यक का पटरी नहीं होता है। ठीक है, फिर सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अब इसमें बहुत से कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, सीमा कुत्ते से डरती है तो इसमें से कारक लगा हुआ है। से किसका आता है? से किसका आता है? ये हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसमें है संबोधन कारक, जैसा कि दिख ही रहा है, संबोधन का चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका संबोधन कारक हो जाएगा। फिर है 45 नंबर, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से हनुमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो विनायक तो जानते ही हैं, गणेश भगवान का है, मारुति नंदन पवन सुत, ये सब हनुमान जी के ही पर्यायवाची हैं। ठीक है, फिर है पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। 46 नंबर है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका हो जाएगा बिहग। बिहग जो होता है ये इसी का होता है, पक्षी का ही। खग, बिहग, ये सब इसका ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर, तनय सुत आत्मज, ये किसका पर्यायवाची है। विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द किसका है ये चुनना है। तो तनय सुत आत्मज ये सब पुत्र के हैं। अगर यही तनया सुता आत्मजा लगा देंगे तो पुत्री का हो जाएगा। ठीक है, इसका 47 नंबर का ए राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये विराम चिन्ह से पूछ लिया है। ठीक है, तो इसका 48 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्ध विराम। ठीक है, कॉमा लगता है ना, कॉमा, वही अर्धविराम है। नहीं सॉरी, वो तो अर्धविराम नहीं है जो कॉमा लगता है, अर्धविराम इसमें लगता है जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो। ठीक है, अगला देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 49 और एक पूछ लिया है विराम चिन्ह से ही। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 49 नंबर का है, तो इसका हो जाएगा अर्धविराम। ठीक है, इसमें भी अर्धविराम का ही प्रयोग किया जाता है मिश्रित और संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए। ठीक है, 49 नंबर। ये तो बहुत जगह योजक चिन्ह लगा देंगे, वो वाला नहीं पूछा गया है इसमें 49 नंबर में। दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन नंबर 50। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? अब ये तो नहीं लगाएंगे, ये वाला तो एकदम ही गलत है। ठीक है, ये वाला एकदम ही गलत है, पता चले ये दुष्कर लगा के आ जाए, ये तो एकदम गलत है। बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला दुष् होता है, फिर ये दुष्कर हो जाता है। अब फिर क्वेश्चन नंबर है 51। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या भिन्न है? तो 51 का है विश, ये ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ होता है भिन्न या अलग या विशिष्ट। ठीक है, जैसे विशिष्ट में ही ये लगा हुआ होता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 52। निम्नलिखित में से किस शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? तो निर उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं है? तो ये इसमें सब में है, इन सब में है प्रयोग। ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। निर्जीव में नी प्लस जीव, निरोग में नी प्लस रोग, निर्धन में नी प्लस धन। ठीक है, 53 नंबर। चौपाई में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? चौपाई में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? 53 नंबर है, तो इसमें हिंदी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। चौपाई क्योंकि हिंदी है, अगर संस्कृत होता तो चतुर्थ होता, विदेशी होता तो फिर और ही कुछ हो जाता। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर है 54। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ये तुम्हारे से कोई काम तुम्हारे से तो होता ही नहीं। नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है, नहीं, ये इसका 54 नंबर का ये भी गलत है। फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, हाँ ये कुछ सही लग रहा है। दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है, परिश्रम है तो कड़े की ज़रूरत ही क्या है। तो 54 का सी ही राइट है। ठीक है, 54 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 55। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अब इसमें से अशुद्ध ढूंढना है। ठीक है, तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? ठीक है, तो ये भी शुद्ध है। उसने अपनी बात धीरे से बताई, ठीक है, इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है। गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ, ये भी ठीक है। तुम तुम्हारे घर चले जाओ, ये गड़बड़ लग रहा है, यह तुम्हारे नहीं तुम अपने घर चले जाओ होना चाहिए, तब सही होता, तो ये अशुद्ध है, डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर है 56। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें भी अशुद्ध ही ढूंढना है, तो इसमें कौन सा है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लग रहा है इसमें, प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। फिर है ऑप्शन सी है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, प्रत्यक्ष को प्रमाण के साथ आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें ये ऑप्शन सी जो है ये राइट हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ये सही है। तो प्रत्यक्ष के प्रमाण ये भी गलत, इसमें तो गलत ही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण में आवश्यकता, ये में आ गया यहाँ पे, ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये सी एकदम राइट हो जाएगा। 57 नंबर है, बारहसिंगा शब्द में समास। तो 57 नंबर में ये तो बड़ा ही सिंपल है, बहुब्रीहि समास। क्या पहचान होता है इसका? न प्रथम पद प्रधान होता है, न द्वितीय पद प्रधान होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं और किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, बारहसिंगा में बहुब्रीहि समास है। ठीक है, फिर 58 है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। इसमें से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? 58 नंबर। तो गगनचुंबी ये भी नहीं है। श्वेत पत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 58 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 59 परमानंद में समास। परमानंद में कौन सा समास है? तो इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा,
परम है जो आनंद, और जो जिसमें है जो के समान आ जाता है वो कर्मधारय समास होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 60 है। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? तो अव्ययी भाव समास भी होता है, द्वंद्व समास होता है, बहुब्रीहि। ये कर्म कारक नहीं होता, कर्मधारय होता है, कर्म कारक तो कहीं नहीं होता है, ये कोई समास नहीं है। ठीक है, फिर किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो दोनों पद किस में प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास में प्रधान होते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों लगभग एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, और का लोप हो जाता है, और योजक का चिन्ह आ जाता है बीच में, इस तरह से हो जाता है। सुख दुख दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाता है। ठीक है, विभक्त रस का अस्थाई भाव है, इसमें से विभक्त रस का अस्थाई भाव कौन सा है? ठीक है, तो विभत्स का इसमें तो है ही नहीं कोई, घृणा होता है तो इसमें कोई है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक, 63 अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त है, कौन सा उपयुक्त होगा अवसर का लाभ उठाने के लिए? तो बहती गंगा में हाथ धोना, कहते नहीं है बहती गंगा में हाथ धो लिए, तो वही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है, तो बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? 64 नंबर, क्वेश्चन नंबर 64। बाधा डालने का अर्थ है रोड़ा अटकाना, दांत में जीभ होना, ये तो अधिक होशियार होने का होता है। बरस पड़ना, पाला पड़ना, ये सब अलग होता है। बाधा डालना रोड़ा अटकाने का होता है। ठीक है, फिर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 65 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में है अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होता है मनमानी तो नहीं, अपना हाथ पूजनीय होता है नहीं, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, एकदम सही। अपना हाथ जगन्नाथ इसी को तो बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है, कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? तो भाई चोर चोर मौसेरे भाई नहीं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एकदम सही। तुम सबको एक ही, मैं तुम लोगों को सही समझता हूँ, खूब समझता हूँ, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो, ऐसा बोलते नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अभी पहला ही लाइन होता तो ये करुण रस हो जाता, इसमें अलंकार पूछा है, रस तो पूछा नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 67 नंबर में? तो यहाँ जो लिखा हुआ है पानी परात को हाथ छुयो नहीं, यहाँ आप देख रहे हैं नैनन के जल से पग धोयो। नैनन के जल से कोई मतलब आंसुओं से कोई पैर धो सकता है क्या? इतना आंसू निकलता है क्या? ठीक है, तो अतिशयोक्त हो जाएगा। इसमें बहुत ही बढ़ा चढ़ा के जहाँ बोल दिया जाता है तो अतिशयोक्त हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, 68 नंबर। उपयुक्त में से कौन सा अलंकार है? उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो 68 में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि देखो चा 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 कई बार आ रहा है, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यमक तो जानते ही हैं, एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति हो, दोनों का अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, ये प्रतीप भी पूछ लेता है कहीं कहीं, प्रतीप ये किसका उल्टा होता है? ठीक है, पूछ लेता है, तो ये उपमा का उल्टा होता है। ठीक, उपमा अलंकार का उल्टा होता है प्रतीप अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। हृदय के वे भाव जो सुषुप्त अवस्था में पड़े होते हैं, विषय को देखकर आश्रय के दिन में जागृत होते हैं। दिन में नहीं, या दिल होना चाहिए, मिस्टेक हो गया। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? 69 नंबर। तो उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं, जानते ही हैं आप लोग भी। अस्थाई भाव ही पहले अस्थाई होते हैं, वही जागृत होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। कृत्रिम का विलोम आर्थी शब्द, कृत्रिम का विलोम क्या होता है, यही पूछा है बेसिकली। तो इसका होता है प्राकृतिक। कृत्रिम मतलब जो बनाया हुआ हो, और प्राकृतिक मतलब जो पहले से ही हो। ठीक है, फिर उदात्त का विलोमार्थी शब्द क्या है? उदात्त का विलोमार्थी शब्द क्या है? अनुदात्त। ठीक, क्वेश्चन नंबर 71 का सी आंसर सही हो जाएगा।
72 का है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है। ठीक है, तो इसका उदार का विलोम क्या हो जाएगा, अनुदार। पता चले कठोर लगा दो, कठोर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है। तो गो का अर्थ कौन सा नहीं है, तो ये कपूर जो है ये गो का अर्थ नहीं है। ठीक है, चंद्रमा भी, सॉरी यहाँ पे लगा दिया मैंने, ये 73, ये इसका गज का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, गो मतलब गाय भी होता है, इंद्रिया भी होता है, गोचर आपने सुना होगा ना, इंद्रिय गोचर या अगोचर। अगोचर मतलब वही जो जिसका ज्ञात इंद्रियों द्वारा ना हो सके, तो वही अगोचर। फिर नदी भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये नहीं है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। मैंने तो सब पे ही लगा दिए। देखो 74, समानार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो अब्ज का गलत कौन सा है, मेघ। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका, मेघ इसका गलत विकल्प है। अब्ज मतलब शंख भी होता है, चंद्रमा भी होता है, कपूर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 75, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। तो किसका अर्थ इसमें से पतवार है 75 नंबर का, तो कर्ण का अर्थ होता है पतवार। ठीक है, आपने सुना होगा आप मेरे कर्णधार हो, या कहीं भक्ति फिल्मों में देखा होगा आप ही मेरे कर्णधार हो, मतलब वही पतवार, मेरी नैया को पार लगाने वाला पतवार यानी कर्णधार। ठीक, नेक्स्ट अब है पैराग्राफ। पैराग्राफ ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 5 नंबर का आता है कहीं भी। देखिए दिया हुआ है, दिए गए गणना को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब देख लिए, पढ़ लेते हैं इसको। जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरी आत्मिक शक्तियों के विकास में बार्सिलोना और उसके निवासियों का सबसे सुंदर चित्रण भी सहायक नहीं हो सकता था। श्योमका और फेदका दो को पिट्सबर्ग के जलमार्गों को जानने की क्या ज़रूरत है। अगर जैसी की संभावना है वे वहाँ कभी नहीं जा पाएंगे। अगर श्योमका का वहाँ कभी जाना होगा भी तो उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसने यह स्कूल में पढ़ा था या नहीं, क्योंकि तब तक, यहाँ मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, तब तक जलमार्गों को वह व्यवहार में जान ही जाएगा और अच्छी तरह जान जाएगा। मैं नहीं समझ सकता कि उसकी आत्मिक शक्तियों के विकास में इस बात की जानकारी से कोई मदद मिल सकती है कि वोल्गा में सन से लदे जहाज़ नीचे की ओर जाते हैं और अलकतरे से लदे जहाज़ ऊपर की ओर, कि दुबक्का नाम का एक बंदरगाह है, कि फला भूमिगत परत फला जगह तक जाती है, कि सामोयेद लोग बारहसिंगा गाड़ियों पर सफ़र करते हैं, वगैरह वगैरह। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैंने तो बस ऐसे ही पढ़ दिया। आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसको ध्यान से पढ़िए, उसके बाद में आप लगाइए। ठीक है, मैंने तो पढ़ लिया है पहले से ऑलरेडी, इसलिए इतना फास्ट पढ़ लिया। ठीक है, तो इसमें अब मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, इसका आप लोग जब पढ़ लेंगे ध्यान से तो ही आगे इसको बढ़िएगा। ठीक है, तो श्योमका और फेदका है, ये कौन है, तो ये तो पढ़ने से ही लग रहा है कि विद्यार्थी के नाम है, क्योंकि वो टीचर ने ही ये जो विवरण दिया है उन विद्यार्थियों के। ठीक है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 77, लेखक के अनुसार वह पढ़ाई निरर्थक है। कौन सा पढ़ाई निरर्थक है ये बताना है, जिसका उपयोग बच्चे अपने रोज़मर्रा के जीवन में ना करते हों। एकदम सही बात है, उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा जो अपने जीवन में ही उपयोगी ना हो, किसी न किसी रूप में उपयोगी तो होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 78, निवासी का बहुवचन। निवासी का बहुवचन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निवासियों। निवासी तो होता नहीं है, निवासों तो होता ही नहीं है, निवासी तो एक वचन ही है। ठीक है, निवासियों का बहुवचन, निवासी का बहुवचन निवासियों होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण के लिए उपयुक्त विशेषण नहीं है। तो 79 का हो जाएगा ए, सौंदर्य। ठीक है, ये नहीं है,
क्योंकि ये सौंदर्य तो अलग ही चीज़ हो गया। कलात्मक चित्रण कह सकते हैं, मनोहरी चित्रण कह सकते हैं, सुंदर चित्रण कह सकते हैं, पर सौंदर्य चित्रण कहते हैं क्या? ऐसा तो बोलते हैं कि वहाँ का जो सौंदर्य है तो वो किसी माहौल की बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट है यही, फ़र्क का समानार्थी शब्द। फ़र्क का समानार्थी शब्द कौन सा होता है? तो इसका डी सही हो जाएगा, अंतर। अंतर को ही फ़र्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 40 प्रश्न के बारे में डिस्कस किया है जो यूपी पुलिस में पूछे गए हैं। ठीक है, किसी ना किसी शिफ्ट में। और ये ऐसा नहीं कि मैं अपने मर्ज़ी से ही लेके आ जा रहा हूँ कोई भी, ये किसी ना किसी शिफ्ट में पूछे ही गए हैं। आप चाहिए तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपके पास अगर कोई है क्वेश्चन पेपर तो। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। और भाई, मैंने स्टार्टिंग में बोलना भूल गया कि पूरा थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि अभी जो भी एग्ज़ाम होंगे आगे उसमें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद। सभी को वीडियो इतना पसंद करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए धन्यवाद भाइयों। इस वीडियो को ही उम्मीद है कि आप लोग इतना ही प्यार देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।